नमस्कार, सिटी सेंटर देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। राजधानी दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक साके से खास शो लेकर आपके लिए हाजिर है। यहाँ पर सबसे पहले दिल्ली के कंझेवाला में हुए एक हादसे की बात करते हैं। यहाँ पर लड़की का शव मिलने का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस का कहना है कि यहाँ पर लड़की की स्कूटी बलेनो कार से टकराई, उसके बाद वो लड़की कार के टायर में फंस गई और वो कार चालकों ने उसको 13 किलोमीटर तक जो है वो घसीट कर ले गए। अब इस मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन पुलिस की थ्योरी और पुलिस के द्वारा जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की गई उस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने के सामने लोगों का ये गुस्सा देखा जा सकता है। स्थानीय विधायक राखी बिरलान की कार में तोड़फोड़ हुई और फिर लोगों की भीड़ थाने में घुस गई। ये आक्रोश 20 साल की लड़की की मौत को लेकर है, जिसे पुलिस के मुताबिक 1 जनवरी की सुबह एक बलेनो कार ने कुचला। फिर कार के टायर में फंसकर लड़की 13 किलोमीटर तक घिसटती हुई चली गई। देखिए, गरीब लड़की, गरीब काम तो करने पड़ता है। जिसके घर में कोई कमाने खाने वाला हो, किसी की माँ नहीं होता, किसी का बाप नहीं होता, तो उनको मजबूरन काम करने पड़ता है। अगर वो किसी वजह से टाइम आ रही तो किसी का ये मतलब नहीं बनता है कि 4-5 लोग उसके साथ गलत काम करें। पैसे वाला तो लौटने में बचा लेगा, पर लड़की गरीब आदमी क्या करेगा। इसकी जांच होनी चाहिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो लड़की के घर वाले मांग कर रहे हैं उन पे सारी पुलिस वालों को कार्रवाई करनी चाहिए। ये दुर्घटना 1 जनवरी की सुबह करीब 3 बजे सुल्तानपुरी में इसी जगह हुई। अमन विहार में रहने वाली 20 साल की लड़की स्कूटी से लौट रही थी। ये लड़की का जाते हुए आखिरी तस्वीर है। तभी मूर्थल से नए साल का जश्न मनाकर 5 लड़के एक बलेनो कार में सवार होकर आ रहे थे और लड़की की स्कूटी को टक्कर मार दी। यहाँ पर करीब 3 बजे ये दुर्घटना हुई और जो आरोपी हैं वो मूर्थल से नई साल की पार्टी करके आ रहे थे। सभी आरोपी शराब के नशे में थे और यहाँ पर लड़की अपना काम खत्म करने के बाद स्कूटी से घर जा रही थी। उसी वक्त लड़की की स्कूटी कार से टकरा गई और आरोपी यहाँ से उसे घसीटते हुए आगे की तरफ ले गए। आप देखिए कि ये जो रोड है, इस रोड पर कई जगह ब्रेकर हैं, कई जगह ये रोड उबड़ खाबड़ है। उसके बाद भी आखिर कैसे लड़की कार के टायर में फंसी रही, ये एक बड़ा सवाल है। इसके बाद आरोपी रात के वक्त इसी उबड़ खाबड़ सड़क पर चलते रहे। लड़की कार में ही फंसी रही। कंझावला के पास कार में लटके हुए शव को दूध डेयरी चलाने वाले दीपक ने सुबह 3:15 बजे देखा। उनकी डेयरी के सामने आरोपियों ने 3 बार यू टर्न लिया। दीपक ने पहले अपनी स्कूटी से फिर अपनी बोलेरो कार से आरोपियों का कई किलोमीटर तक पीछा किया। इस दौरान उन्होंने 20 से ज्यादा पीसीआर कॉल की। कई पीसीआर उन्हें रास्ते में मिली, लेकिन फिर भी आरोपी मौके से नहीं पकड़े गए। शॉप ओपन करते के साथ मेरी नजर पड़ी कंझावला साइड से कोई गाड़ी आ रही थी, बलेनो गाड़ी थी ग्रे कलर की। तो उससे आवाजें आ रही थी, जैसे टायर फटने के बाद गाड़ी चलती है जैसे आवाज करते हुए वैसी। मैंने सोचा इसमें कुछ टायर वायर फट रहा है या कोई दिक्कत है गाड़ी में। तब तक मैं सोचता, तब तक गाड़ी मेरी दुकान के सामने आ चुकी थी। मैंने दुकान के सामने आने के बाद देखा उसको, तो उसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। अच्छा। मैंने तभी 3:20 पे 112 नंबर डायल किया, मैम को बताया, सूचना दी, मैम ऐसे बात से, और मगा कोई डेड बॉडी है, बलेनो गाड़ी है, उसके नीचे फंसी हुई है और वो चलता जा रहा है। या तो उसको पता नहीं है या वो होश में नहीं है, कुछ भी है, वो चलता जा रहा है। आरोपी 13 किलोमीटर तक लड़की को घसीटते हुए कंझावला में इस जगह पहुंचे, जहां से लड़की का शव बरामद किया गया। इस पूरी घटना में आरोपी 1.5 घंटे तक लड़की के शव के साथ घूमते रहे। 1 चौकी और 2 थानों के इलाके पड़े और कई पीसीआर वैन मिली। सुल्तानपुरी में जहां पर दुर्घटना हुई वहां से यहां तक की दूरी करीब 13 किलोमीटर है और बीच में बहुत सारे सड़क पर गड्ढे हैं, ब्रेकर हैं, सड़क बन रही है, उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे लड़की का शव गाड़ी में लटका रहा, गाड़ी में उलझा रहा। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो शराब के नशे में थे, कार का म्यूजिक तेज था और शीशे बंद थे, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि लड़की कार में फंसी हुई है।
पुलिस ने अभी 5 आरोपियों को गैर इरादतन हत्या और साजिश की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था, तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था, उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। हालांकि लड़की के घर वाले कह रहे हैं कि उसके साथ गलत काम हुआ और फिर उसकी हत्या हुई। सर उसके साथ एक्सीडेंट हुआ, गलत भी करा उसके साथ, सब कुछ गलत भी करा। सर एक्सीडेंट से कपड़े फटते हैं, पहले भी उसका एक बार एक्सीडेंट हुआ है तो सारी घसड़ गई थी। अब के एक्सीडेंट में ना तो उसका शरीर हमें दिखाया जा रहा और एक भी कुछ तो कपड़ा मिलता, तन पे कपड़ा तक भी नहीं है सर, उसके एक भी तन पे कपड़ा नहीं है। किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं आप लोग? सर मुझे पूरी जांच चाहिए, बस इंसाफ की जांच। जो ये केस सेम निर्भया जैसा है, जिसके कारण इन लड़कों ने मेरी भांजी के साथ गलत करने की पूरी कोशिश करी है। हम चाहते हैं कि इस केस को सख्त से सख्त छानबीन की जाए और हमारे बच्चे को इंसाफ मिले। दिल्ली महिला आयोग ने भी दिल्ली पुलिस से कई सवालों का जवाब मांगा है। हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। एफएसएल रोहिणी के फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी मृतक लड़की की स्कूटी, आरोपियों की कार और मौकाए वारदात की जांच की। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों की गाड़ी के अंदर से कोई ब्लड सैंपल नहीं मिला, लेकिन गाड़ी के निचले हिस्से में खून के धब्बे मिले हैं। नए साल पर मुस्तैद दिल्ली पुलिस, 20 से ज्यादा पीसीआर कॉल, 13 किलोमीटर का सफर और 1.5 घंटे का वक्त, फिर भी पुलिस आरोपियों को मौके से नहीं पकड़ पाई। पुलिस अब तक इसे महज दुर्घटना का मामला बता रही है, लेकिन सोचिए अगर लड़की के साथ कुछ और हुआ होता तो क्या होता। ये मामला निर्भया कांड की याद दिला रहा है। नई दिल्ली से कैमरामैन सुधीश राम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक के ब्रेक के बाद कल फिर से शुरू हो रही है। ये भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली से शुरू होकर गाजियाबाद तक जाएगी और इस यात्रा में भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसको लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। कल 8 दिन के ब्रेक के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिर से दिल्ली से शुरू होगी। आपको बता दें कि 24 दिसंबर को दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी। यहां बदरपुर बॉर्डर से लेकर के लाल किले तक ये भारत जोड़ो यात्रा चली थी और वहां पर ये ब्रेक ले लिया गया था 3 तारीख तक, यानी अब कल 3 तारीख है और 3 तारीख से फिर दिल्ली से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी और घुसेगी उत्तर प्रदेश में लोनी बॉर्डर से। लेकिन जब दिल्ली में कल भारत जोड़ो यात्रा चलेगी तो उसको लेकर के ट्रैफिक डाइवर्जन्स भी होंगे और दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर के एक अपना ट्रैफिक रोड मैप या ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। कल सुबह 10 बजे से राहुल गांधी चलना शुरू करेंगे। जो पुरानी दिल्ली है, लाल किले के पास मरघट वाले हनुमान जी का मंदिर है, वहां पहले वो हनुमान जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद वो चलेंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली की तरफ। जो लोहा ब्रिज है उससे होते हुए ये जाएंगे सीलमपुर की तरफ से होते हुए गोकुलपुरी और गोकुलपुरी से ये चलेंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली से होते हुए ये पहुंचेंगे लोनी रोड। तो इसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जिन रास्तों पर बहुत हैवी ट्रैफिक रहने वाला है उसके मुताबिक जब राहुल गांधी यहां से शुरू करेंगे तो वो शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन की तरफ जाएंगे। तो जो लोग वहां पर जाने वाले हैं वो उस रास्ते को अवॉइड करें। उसके बाद जो फर्नीचर मार्केट है धर्मपुरा का, वहां से होते हुए अंसारी रोड से छाछठ फुटा रोड, मौजपुर, फिर वो बाबरपुर और फिर गोकुलपुरी
वो पहुंचेंगे और फिर गोकलपुरी से वो लोनी में, जो कि उत्तर प्रदेश में, वहां पर एंटर होंगे। यानी कल उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगी। सीलमपुर, गोकुलपुरी, धर्मपुरा, मौजपुर, इन इलाकों में ट्रैफिक बहुत हैवी रहेगा, क्योंकि वो रूट है रास्ते का, और जिन रास्तों पर और ट्रैफिक ज़्यादा रहने की संभावना है दिल्ली पुलिस के मुताबिक, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग है, नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड है, रिंग रोड है। इसके अलावा जो हनुमान मंदिर से पीछे जो लोहे का पुल है पुरानी दिल्ली के, वहाँ पर भी ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा। गीता कॉलोनी और पुष्का रोड में ट्रैफिक बहुत हैवी रहने वाला है। जैसा कि हमने बताया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में बहुत ट्रैफिक हैवी रहने वाला है। अंसारी रोड और जाफराबाद मेन रोड में काफ़ी ट्रैफिक रहेगा। 100 फीटा रोड, वजीराबाद रोड और फिर लोनी रोड में ये ट्रैफिक रहने वाला है। तो राहुल गांधी की जो यात्रा है वो 12 बजे पहुंच जाएगी उत्तर प्रदेश लोनी। तो अगर आप इन इलाकों में जाना चाह रहे हैं तो अपने घर से 12 बजे के बाद निकलें, उसके बाद आपको ट्रैफिक हल्का मिल सकता है। लेकिन सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक जिन रास्तों का हमने जिक्र किया वहां पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैवी रहने वाला है। दिल्ली में सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। 2016 में हुई नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इसे वैध करार दिया है। संविधान पीठ ने कहा कि नोटबंदी के फैसले और इसकी प्रक्रिया में कोई खामी नहीं थी। हालांकि एक जज ने असहमति जताते हुए इस फैसले को गैर कानूनी कहा था। देश ने बैंकों के बाहर इस तरह की कतारें महीनों तक देखी। नोटबंदी के फैसले पर सवाल भी उठे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी का यह फैसला पूरी तरह वैध था। 5 जजों के संविधान पीठ में शामिल 4 जजों ने बहुमत के फैसले में कहा कि 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी वैध है। नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। केंद्र सरकार आर्थिक नीतिगत फैसले ले सकती है। 6 महीने आरबीआई से विचार विमर्श हुआ। नोट बदलने की 52 दिनों की अवधि अनुचित नहीं थी, लेकिन पीठ में शामिल जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी को गैरकानूनी करार दिया। उन्होंने अल्पमत के फैसले में कहा कि नोटबंदी का फैसला गैरकानूनी था। आरबीआई ने स्वतंत्र विवेक नहीं लगाया। इस गंभीर मुद्दे पर संसद को अलग छोड़ा नहीं जा सकता। नोटबंदी कानून बनाकर की जा सकती थी। वहीं इस फैसले के बाद बीजेपी मुखर हो गई है। उन्होंने 2016 के नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 500 और 1000 के नोट को डिसर्कुलेट किया गया था, डिमोनेटाइज किया गया था, उसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाले सारे याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि कोर्ट ने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सही पाया, जबकि कांग्रेस धीमी जुबान में सवाल उठा रही है। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है। फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है। यह स्पष्ट फर्क हम लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। जो सुबह से चलाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि नोटबंदी जीत गई, नोटबंदी को सही ठहरा दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ये बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो यही है कि जो सरकार का निर्णय था डिमोनेटाइजेशन के मुतालिक, वो एक आर्थिक नीति के मुतालिक डिसीजन था और वो डिसीजन संविधान की मर्यादा के अनुकूल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया है। ये बहुत अहम मुद्दा था, इस पे बहुत अहम कानूनी नुक्ते पेश किए गए थे। कोर्ट ने अपने विचार और विवेक के मुताबिक जो फैसला किया है, अब उस फैसले को स्वीकार करना होगा। फिलहाल ये फैसला केंद्र सरकार के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का नोटबंदी पर कोई असर नहीं पड़ना था और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था कि 2016 की नोटबंदी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये फैसला अब एक नज़ीर बन गया है जो नोटबंदी जैसे कदम उठाने पर सरकारों को आगे राहत देता रहेगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन और कैमरामैन मोहम्मद के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हजारों परिवारों के सर की छत छीनने का खतरा है। यहाँ पर रेलवे का कहना है कि ये लोग रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर रह रहे हैं और इन्हें हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाया जा रहा है। वहीं इन लोगों का कहना है कि इस ठंड में इनको बेघर नहीं किया जाना चाहिए और इसके अलावा इनको कहीं और बसाया जाना चाहिए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में ये कैंडल मार्च अपनी जमीन बचाने के लिए हो रहा है।
बच्चे, बूढ़े सब इस जुलूस में शामिल हैं। दरअसल रेलवे की अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत बनभूलपुरा की गफूर बस्ती के 4000 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलने का खतरा है। जन्मभूमि हमारी यही है, ये भी उनसे ये मालूम नहीं करा किसी ने कि भाई तुम्हारे पास कोई प्रूफ है इसका रेलवे का। हमारे बाप दादा यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे मर गए, यहीं पे गुजर गए। हमारे राशन कार्ड भी, आधार कार्ड भी यहीं हमें मिला है। हमें हाई कोर्ट से जो फैसला मिला है उसका सम्मान है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में जो भी फैसला आएगा उसका हमें अपने हक में आएगा, उसका हमें पूरा इंतजार और पूरी उम्मीद है। दरअसल रेलवे का दावा है कि उसकी 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। इस पर 4365 घर बने। रेलवे हाईकोर्ट से इन्हें गिराने का आदेश ले आया है। वो प्रशासन की मदद से इन घरों को गिराने वाला है। उसमें डायरेक्शंस रेलवेज को ये हैं कि इस पे आप अपना कब्जा प्राप्त करें और उसमें केवल कुछ कंडीशंस दिए हैं कि 1 हफ्ते का नोटिस हो जाए, इसकी पब्लिकेशन हो जाए, उसकी मुनादी भी हो जाए। उसके बाद जो पर्याप्त फोर्स की मांग है स्टेट की ओर से भी, रेलवेज की ओर से भी, उसको मांग लिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है, आदेश की पालना की जाएगी और इसी आदेश की पालना के लिए जो भी सहयोग राज्य सरकार से हमें चाहिए उसी की आज रूपरेखा तैयार की गई और उम्मीद है कि जल्दी निर्णय का पालन किया जाए। जबकि स्थानीय निवासियों की गुहार है कि वो पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, उन्हें रहने के लिए कहीं और जगह दी जाए। इस मामले में नेता भी सक्रिय हो गए। उनका कहना है कि जिसे अतिक्रमण बताया जा रहा है वहाँ कई सरकारी संपत्तियां भी हैं। लचर पैरवी की वजह से, कमजोर पैरवी की वजह से ये सरकार अपना मजबूती से पक्ष नहीं रख पाई, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं थी, इनकी नीयत में खोट था। सरकार को सारी स्थिति की नॉलेज है, ज्ञान है। जिस तरह से अच्छा होगा वैसा हमारी सरकार, हम लोग करेंगे। असली मसला ये है कि उजाड़ने से पहले क्या इन लोगों को कहीं और रहने की जगह दी जाएगी? अतिक्रमण हटाने वाली कार्रवाई का इतिहास ये भरोसा नहीं दिलाता। हल्द्वानी से सहयोगी बिष्ट के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।